हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए यूपी SSSC पेट 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट। तो आप सभी जान रहे हैं ये सब कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर है। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। आप सब प्लेलिस्ट में जाकर सब वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो लगभग जब तक ले आप सबका एग्ज़ाम होगा, लगभग सितंबर में डेट है, तो उससे पहले आप सबको लगभग 20 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, ठीक है। इतना तो टारगेट लिए हैं। तो आप सब एक से लेकर अगर 20 प्रैक्टिस सेट देखते हैं ना, तो आप सबका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब एक जगह रहकर अच्छे से पढ़ें और आप सब 80 से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त एक INM का भी क्लास इसी में हो रहा, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, उसको भी आप सब देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 5 नंबर का। चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किया था? तो देखिए, खुसरो की सहायता कौन किया था, ठीक है। तो गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता धन से भी की थे और आशीर्वाद से, जिसके कारण इनको क्या कर दिया था, हत्या करवा दिया था, ठीक है, जहांगीर ने। अब देखिए, ये जो खुसरो था ना, जहांगीर का पुत्र था, ठीक है। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दिया था। क्यों? क्योंकि इसने खुसरो को सहायता दिया था धन और आशीर्वाद के माध्यम से, ठीक है। अब बात करते हैं गुरु तेग बहादुर की। इनसे संबंधित क्या बात है, इस सिखों के 9वें गुरु थे, पूछा जाता है, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे, आप कह सकते अंतिम गुरु थे, ठीक है। और आप जानते हैं कि गुरु जो तेग बहादुर है ना, इनको कौन मरवा दिया था? औरंगजेब ने, ठीक। तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा? पहला, सॉरी, सी ऑप्शन बन जाएगा। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में चांदी का सिक्का, जिसको टंका बोला जाता है, जारी करने वाला मध्यकालीन शासक था। तो भारत में चांदी का सिक्का जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो इल्तुतमिश था ना, ये दिल्ली सल्तनत का इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और इसने शासन कब से कब तक किया था? 1211 से लेकर के 1236 तक, ठीक है। दिल्ली का सुल्तान बना था। इसने सुल्तान ए आजम की उपाधि भी धारण किया है। कौन सी? सुल्तान ए आजम। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, ठीक है। सुल्तान ए आजम की उपाधि कौन धारण किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा कि प्रणदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो देखिए, थोड़ा डीप में क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन बना था? स्कंदगुप्त ने, ठीक है। तो प्रणदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल माने जाते हैं। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। आप जानते हैं कि मक्खली जो गोसाल थे ना, महावीर के शिष्य थे। किनके शिष्य थे? महावीर के। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो आप जानते हैं कौन सा? हड़प्पा स्थल। हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, ठीक है। और 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज किया गया। तो अगर आप सबसे पूछे कब खोज हुआ था? 1921 में। क्वेश्चन भी पूछा गया है। और कौन खोजा? दयाराम साहनी ने, ठीक है। और तब कालीबंगा कहाँ पर है? आप जानते हैं हड़प्पा तो पाकिस्तान में है, कालीबंगा ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। और लोथल कहाँ है? ये गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे पर है, ठीक है। और आलमगीरपुर कहाँ है? ये तो उत्तर प्रदेश में, मेरठ में, ठीक है। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। और इसको खोजा कब गया? 1958 में, 1958 में
कौन खोजे थे? यज्ञदत्त शर्मा। क्वेश्चन पूछा गया है, 1958 में खोजा गया यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, करक के निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो जो एक्ट 1935 अधिनियम था, इसके बारे में ए स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब थे। तो 6 का आंसर क्या बन जाएगा? ए। ठीक है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने 1935 अधिनियम को ये भी कहा कि दास्ता का नया आज्ञा पत्र है। तो दास्ता का नया आज्ञा पत्र कहिए, और एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये दोनों बात कौन कहते हैं? नेहरू साहब। क्वेश्चन नंबर 7, 1919 के भारत अधिनियम द्वारा तो कौन सा स्टेटमेंट था? ठीक है, तो 1919 भारत अधिनियम द्वारा कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसके द्वारा क्या किया गया कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया था। ठीक है, तो पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किसके द्वारा किया गया था? 1919 अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, करा कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय कौन घोषित किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इसका भी ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। आप जानते हैं कि 16 अगस्त 1932 को, कब की बात है? 1932 में 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा हुआ था। ठीक है, पूछा जाता है, कई बार पेपर में पूछा गया था। और पूना पैक्ट की अगर बात करें तो पूना पैक्ट किसके मध्य होता है? गांधी और अंबेडकर के बीच में होता है। ठीक है, और पूना पैक्ट कई बार पूछा गया। 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना पैक्ट। इसमें क्या हुआ था? दलितों के लिए अलग से मतलब सीट मांगा गया था। ठीक है, जिसमें बढ़ाकर पहले कितना सीट था दलितों के लिए? 71 था। फिर 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 148 सीट कर दिया गया था। ठीक है, तो याद होना चाहिए, 71 से बढ़ाकर 148, 148। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। कह रहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919। कब? 13 अप्रैल 1919। इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनाया गया था। कब? 14 अक्टूबर 1919 को। ठीक है, कमेटी कब बना? 14 अक्टूबर 1919 को। और इसकी समिति का नाम क्या था? हंटर कमीशन। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा बी। और इसमें चार सदस्य थे। सॉरी, इसमें इसे मतलब कमीशन जो बना था, इसमें 4 सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, और 3 सदस्य इसमें क्या थे? भारतीय थे। तो कुल कितने हो गए? 7। और भारतीयों का नाम आप सबसे पूछा जाता है कौन कौन थे? चमनलाल थे, और पंडित जगत नारायण थे। ठीक है, और साहबजादा सुल्तान थे। ठीक है, तीनों का नाम आप सबको याद होना चाहिए। कौन? चमनलाल और पंडित जगत नारायण और साहबजादा सुल्तान। ये सब किस में शामिल थे? हंटर कमीशन में शामिल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कह रहे कि बंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो आप जानते हैं स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 7 अगस्त 1905। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अलग से सेशन चलाया जा रहा है। ठीक है, आप सब प्ले लिस्ट में जाकर उसको देखें, तो ये सब क्वेश्चन आप सबसे गलत नहीं होगा। ठीक है, सब बताया गया वहाँ पर। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक रूप से घोषणा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया पूछ रहा है। अगर यह नील नदी होता ना, तो बहुत सारे लोग तो नील नदी को लगा देते हैं। तो नील नदी एशिया में नहीं बहता है। ठीक है, तो यांगसी रिवर हो जाएगा। ठीक है, ये चीन में बहता है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी है। ठीक है, और अगर आपसे ऐसे विश्व की पूछा जाए ना, तो विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर की अमेजन नदी, फिर यांगसी नदी। और प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी की बात करें तो अमेजन नदी को आप बनाएंगे आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कह रहा कि बृहत ज्वार आता है। बृहत मतलब बहुत बड़ा, ज्वार कब आता है, एक होता है ज्वार एक होता है भाटा ना, तो ज्वार कब आता है आप सबको बताना है, ठीक है। तो जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं ना, तो बहुत बड़ा ज्वार आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और लघु ज्वार, ये तो बृहत ज्वार की बात हो रहा है, और लघु ज्वार कब आता है, मतलब लघु मतलब छोटा ज्वार, जब सूर्य और चंद्रमा, जब सूर्य जो होता है चंद्रमा और पृथ्वी के समकोण स्थित होते हैं, तब क्या आता है, लघु ज्वार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कर कि भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो आप जानते हैं पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से जो बारिश होता है ना, गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसका मतलब ठंडी के सीजन में पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होता है। तो कहाँ से उत्पन्न होता है, भूमध्य सागर से, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का लोकेशन आप सबको याद होना चाहिए, ठीक है। भारत का और उत्तर प्रदेश का सब याद होना चाहिए। तो भारत देखिए किसके मध्य स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतर की बात करें 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है भारत। अगर इसको मैप में बात करें, मैप में कैसे आप समझेंगे, देखिए ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, ठीक है, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ रहेगा, नीचे रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट, और 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ ऊपर रहेगा, और 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पर रहेगा, और 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब मैप में देखिएगा, ऐसा आप सबको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 के जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है, और कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितना परसेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें और आप सबको बात करें, देखिए थोड़ा और आप सब जान लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 में, क्योंकि यहाँ से भी जब ये लोकेशन पूछ सकता तो और बहुत सारा चीज़ पूछ सकता। देखिए जो भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है ना, कितना है, 3214 किलोमीटर है, ठीक है। और जो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर। और इसकी स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा में बदला हुआ है। तो पहले कितना था, 15,200, और समुद्री सीमा कितना है, 6100 किलोमीटर। और एरिया के स्थान पर आप जानते हैं भारत का स्थान कौन सा, 7वें नंबर पर है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। ये सब बातें आप सबको याद होनी चाहिए, पूछ सकता है। तो इसमें 14 वर्ष से कम आयु बच्चे का प्रतिशत कितना है, तो 2011 का जो जनगणना आया था, तो आप बताएंगे 31%। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही। तो सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि कब था, तो 1961 से लेकर 1971 के समय, ठीक है। और अगर आप सबसे पूछा जाए 2001 से 2011 में कितना 10 की वृद्धि देखा गया, तो आप बताएंगे 17.70% की वृद्धि दर देखी गई थी, ठीक है, 10 की वृद्धि दर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सूर्योदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था। तो कौन सम्मिलित था, जयप्रकाश नारायण, इनको जेपी नारायण भी बोला जाता है, ठीक है। और सूर्योदय योजना कब शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कब हुआ था, 1950 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्या है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो राउरकेला संयंत्र की स्थापना कहाँ पर, किसके सहयोग से हुआ था, तो इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुआ था, ठीक है। कब, अगर आप सबसे सन पूछा जाए तो आप बताएंगे 1955 में, ठीक है।
और राउरकेला है कहाँ पर, किस स्टेट में है, उड़ीसा में है। ठीक है, किस स्टेट में, उड़ीसा राज्य में है। जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ कब, 1955 में। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया, तो एनडीसी इसको बोलते हैं, एनडीसी। ठीक है, देखिए जो एनडीसी है ना, एनडीसी कब गठित किया गया था, 6 अगस्त 1952 को। एनडीसी का मतलब क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो योजना आयोग था ना, उसी को देख रेख करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, 1 रुपये के भारतीय नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर इस पे होता है। ठीक है, इसके बारे में बता दें आप सबको, तो 1 रुपये का जो नोट था ना, नवंबर 1994 को सरकार ने बंद कर दिया था। ठीक है, फिर अभी 2015 में सरकार ने घोषणा किया कि पुनः 1 रुपये की नोट की अब छपाई होगी। ठीक है, तो बंद कब किया गया था, नवंबर 1994 को, लेकिन अब डिसीजन आ गया 2015 में कि अब पुनः इसका छपाई शुरू किया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा कि जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो निर्वाचित देखिए, दो पूछा, निर्वाचित और पदेन। तो जिला आयोजन समिति में निर्वाचित 20 सदस्य होते हैं और पदेन कितने होते हैं, 3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, और इसका जिक्र कहाँ पर किया, आर्टिकल 243 ZG में किसका जिक्र हुआ है, जिला आयोजन समिति का। जी नहीं है, ZD में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा कि सर्वोच्च न्यायालय की किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनः विचार करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो आप सब जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, अपने दिए गए स्टेटमेंट को या पहले से कोई स्टेटमेंट दिया गया तो उसको भी बदल सकता है। ठीक है, तो ये बात कहाँ पर किया गया है, 137 में। ठीक है, तो आर्टिकल 126 में क्या है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, 126 में। ठीक है, और 138 में किसकी बात किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की आधिकारित में वृद्धि, जो सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्र है ना, उसमें वृद्धि अगर कोई बढ़ाना होगा, जैसे न्यायाधीश हो गया, कोई मामला हो गया, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत देखा जाता है, यह किया जाता है 138 के तहत। ठीक है, तो 22 का आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। और ये अमेरिका से लिया गया है, किस देश से प्रेरित है, अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा आज तक कितनी बार किया गया। देखिए वित्तीय आपात जो होता है ना, अभी तक भारत में कभी नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। ठीक है, अगर बात करें, एक आर्टिकल है 352, एक आर्टिकल है 356 और 360, 3 आर्टिकल आप सबको याद होना चाहिए। 352 में क्या है, ये राष्ट्रीय आपात इमरजेंसी की बात करता है ये आर्टिकल, और आर्टिकल 356 किसकी बात करता है, राष्ट्रपति शासन की, जैसे किसी राज्य में लग गया ना, और 360 किसकी बात करता है, वित्तीय आपात की। तो ये 360 अभी तक लागू नहीं किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के शासन के लिए आधारभूत है। तो भारत के शासन के लिए कौन आधारभूत है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, और इसमें पिछले वाले सेट में आप सबको बताए थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल 15 में क्या बताया गया है कि जैसे जाति, धर्म, वंश के आधार पर किसी से भी भेद नहीं किया जा सकता। ठीक है, भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये 15 में बोला गया है। आर्टिकल 16 में क्या बोला गया है
कि लोक नियोजन में समानता, जैसे सरकारी नौकरी हो गया ना, सबको मतलब उसी के अनुसार उसको मतलब समान अवसर दिया जाना चाहिए। और आर्टिकल 19 में क्या बोला गया है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ये सब कहाँ पर है, आर्टिकल 19 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एक तरफ दिया विषय, एक तरफ दिया संविधान के अनुच्छेद, ये आप सबको याद होना चाहिए। आप जानते हैं निर्वाचन कहाँ से कहाँ तक है, 324 से लेकर 329 तक है निर्वाचन। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा नीचे स्टेटमेंट भी है, देखिए पूछा है कि कौन सा सही है, सही सुमेलित करना है आप सबको। ठीक है, तो 25 का देख लेते हैं। तो पहला वाला किस पर जाएगा, 3 पर जाएगा। कह रहा कि अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध एक किस में किया गया है, आर्टिकल 369 से 392 में। तो पहला जाएगा 3 पर, दूसरा जाएगा 2 पर। भारत राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, मतलब भारत के भीतर आप सबको ये छोड़ दिया गया है कि आप सब कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं आप भी जा सकते हैं ना। तो सी का आंसर किस पे जाएगा, ये आर्टिकल दिया 301 से लेकर 307, तो ये जाएगा 4 पर। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, ये कहाँ पर है, 245 से 255। ठीक है, तो किस पर जाएगा, 1 पर। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, 3241, याद कर लीजिए 3241, 3241 ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 करा कि निम्न रक्त वर्ग सर्वदाता, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर होता, तो सर्वदाता कौन होता है, ओ ग्रुप होता है। ठीक है, और ए बी को क्या बोलते हैं, ए बी बोलते हैं सर्वग्राही, ये सबको खून दे सकता है और ए बी सबसे खून ले सकता है, इसलिए ए बी को सर्वग्राही और ओ को क्या बोला जाता है, सर्वदाता। आप जानते हैं रक्त समूह जो होता है ना, इसकी खोज कौन किए थे, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे कि एनडीए की, सॉरी एनडीए नहीं है, डीएनए है ना, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दिया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो वाटसन और क्रिग महोदय ने इसकी मतलब संरचना को प्रतिपादित किए थे। ठीक है, और डीएनए की खोज कब हुआ था, 1953 में खोजे थे, और जिसके लिए इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और आप जानते हैं अगर भारतीय की बात करें चिकित्सक, तो डॉक्टर कौन थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब को क्या दिया गया था, पहला नोबेल पुरस्कार मिला था किसके क्षेत्र में, चिकित्सक के क्षेत्र में। तो डीएनए के बारे में आप सबको याद कर लेना, वाटसन और क्रिग महोदय ने इसकी जो द्विकुंडलिनी संरचना इसको खोजा कब, 1953 में, और जिसके लिए 1962 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसको, अच्छा एक्वा रेजिया को बोला जाता है अम्लराज। ठीक है, अम्लराज, इसमें क्या क्या होता है अम्लराज में या एक्वा रेजिया में, HCl प्लस HNO3, ये मिला के क्या बनाया जाता है, एक्वा रेजिया अम्लराज। इसका रेशियो की अगर हम बात करें 3:1 होता है, मतलब 3 पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3। तो इसका आप सब देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल है, तो नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर क्या बना जाता है, एक्वा रेजिया। ये इतना खतरनाक होता है ना, अगर इसमें आप कोई चीज़ें डाल देंगे ना तो पिघल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 कर के प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता। प्रत्यावर्ती मतलब एसी करंट और दृष्ट धारा मतलब डीसी करंट। मतलब अगर आपको एसी से डीसी में चेंज करना है ना, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो किसका यूज करेंगे, रेक्टिफायर का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
तो 29 का क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा कि पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने में किया जाता है। तो इसका प्रयोग सोलर रेडिएशन मापने के लिए किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और टेम्परेचर को मापने के लिए, पौधे के ताप को मापने के लिए, ये सब आप सब देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से आप जानते हैं, आप में जो सिंपल मैथ है ना, ये कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का, ठीक है। और कह रहा कि इसमें बड़ी भिन्न का मान निकालना। तो सबसे पहले आपके पास देखिए कई ऑप्शन है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं और डिवाइड करके भी ऑप्शन निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें कितना आएगा, 0.83 आएगा, ठीक है। और 6/11 की बात करें तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, 0.54 आएगा, ठीक है। और 2/3 की बात करें तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0.67, ठीक है। और 8/9 की बात करें तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0.89। देखिए 8/9 का डिवाइड कितना अच्छा है, कहीं पर आएगा याद हो जाएगा, 8/9 का 0.89, केवल दशमलव लगा देना है, ठीक है। और 6/7 के वैल्यू कितना आएगा, अगर आप डिवाइड करेंगे 0.85। तो इस प्रकार से आप सबको सबसे बड़ी भिन्न बताना था। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा दिख रहा है, देखिए सबसे पहले 5, 4 और 8, 9। तो सबसे पहले देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा यही बिंदु देख रहा है, 8, 9। तो 8, 9 किस ऑप्शन पर है, बी ऑप्शन पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 32। कह रहा कि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम 30 कम हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करो। चलो ठीक है, तो इसको देखिए तो मान लेते हैं संख्या हमारा x है, ठीक है। अब करें संख्या का 1/7 अगर निकालेंगे तो x बाई कितना आएगा, 7 आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो x माइनस x बाई 7, ठीक है। तो क्या आता है, संख्या परिणाम जो होता है, देखिए तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है। तो संख्या मैंने माना था x, कितना कम हो जाता है, 30x, ठीक है। जिसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का x में 7x, 7x में से 1x जाएगा 6x, तो 6x/7। तो इधर क्या बचा, x माइनस 30, इसको इधर ले जाइए, ठीक है। तो 6x/7 माइनस x बराबर -30। तो यहाँ देखिए 7x में से 6 जाएगा -x, ठीक है। तो कितना आ गया, -x/7 बराबर 30, -30, माइनस से माइनस कैंसिल, 30 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 210। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 33। इसका आप सबको क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। ये देखिए x से अलग है, अंडर रूट के बाहर x है, ठीक है। तो कैसे लेंगे, देख तो इसका स्क्वायर रूट लेना है। देखिए x का, इसको इधर डिवाइड कर सकते हैं, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, 1.3/√0.0169। देखिए 4 अंक पर है, जब वर्गमूल लेंगे तो 2 अंक पर निकलेगा, तो 1.3, और 169 का वर्गमूल 13 होता है, तो 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा कि 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 40 है, तो इन संख्या में सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। अच्छा, सम संख्या हो चाहे विषम संख्या, दोनों में 2-2 का डिफरेंस होता है ना। जैसे देखिए 2 फिर 4 फिर 6, कितने का डिफरेंस है, 2-2 का। अगर ऑड नंबर होता है 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, यहाँ पर भी देखेंगे कितने का डिफरेंस है, 2-2 का, ठीक है। तो सम संख्या मानना है, तो मान लीजिए पहला सम संख्या x है, तो दूसरा क्या होगा, x+2, x+4 रहेगा, 3 नहीं होगा, x+6 और x+8, कितना मानना था, 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अच्छा, एवरेज क्या होता है, औसत मतलब एकदम बीच वाली संख्या है, ये ट्रिक आप सबको बता रहे हैं, नहीं तो इसको पहले आप जोड़ते फिर डिवाइड करते फिर गुणा भाग करते, बहुत बड़ा होता है, ठीक है।
औसत क्या होता है, मध्य वाली संख्या क्या होता है, और एवरेज हो। देखिए 2 इधर से निकल गया, 2 इधर से, बीच में बचा x+4 और एवरेज दे दिया गया 40। इसका मतलब ये जो 40 है ना, किसका वैल्यू है, x+4 का वैल्यू 40 है। तो देखिए x+4 का वैल्यू 40 है, 4 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 40 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 36। तो सबसे छोटी संख्या बताना था, तो सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन होगा, x ही होगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा 36। तो 34 का आंसर बी ऑप्शन। आगे क्या है, एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं, तो कह रहा कि अशिक्षित लोगों का प्रतिशत। अच्छा बताओ, अगर 200 व्यक्ति रहे होंगे, ठीक है 200, और जिसमें से पढ़े लिखे कुल कितने 111, तो बचे कितने, तो इसमें से घटा दीजिए। तो अगर हम 200 में से 111 घटाएंगे तो कितना बचेगा 89। इसका मतलब 89 जो लोग हैं ना, ये मतलब अशिक्षित लोग हैं। अब इसका प्रतिशत बताना है, तो 89/200 और नीचे कितना करेंगे, इसको काटेंगे 2 चौक 8 और 2 चौक 2 पंचे 10, तो 44.5%। तो अशिक्षित लोगों का प्रतिशत 44.5। अगला क्वेश्चन नंबर 36 करा कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। अब देखिए इधर आप सबसे 5 नंबर का नॉर्मल हिंदी पूछेगा, फिर हिंदी से 15 नंबर का आएगा ना, 5 इधर, फिर 5, फिर 5 नंबर का गद्यांश पूछेगा। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है, ठीक है, ये आप सबको बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर भारतेंदु युग को। इनका समय की बात करें तो 1850 से लेकर के कब से 1900 तक, ठीक है। और द्विवेदी युग का अगर हम समय की बात करें तो 1900 से लेकर शुरू होता है 1918 तक द्विवेदी युग। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ए भारतेंदु युग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि एक करेला लोकोक्ति पूर्ण करें। अच्छा, एक करेला, इसके बाद क्या आएगा, एक करेला दूजा नीम चढ़ा, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा डी, लोकोक्ति आप सबको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 सदैव का शब्द संधि क्या है, मतलब सदा प्लस योग क्या होगा, सदैव होगा, ठीक है। इसमें संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन बन जाएगा वृद्ध संधि, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा कि मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटि युक्त वाक्य में निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने, ठीक है। तो इसमें शुद्ध कौन सा है, आप जानते हैं जो हस्ताक्षर है ना हमेशा बहुवचन ये रहता है, इसका एक वचन नहीं होता, ये हमेशा किस में रहता है, बहुवचन में, ठीक। तो 39 का ऑप्शन मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, ऑप्शन क्या बन जाएगा, सॉरी ये तो एक वचन हो गया, मिस्टेक है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये देखिए बहुवचन में लिखा गया ना, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा कि विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचाने, अनुचित मतलब जो उचित नहीं है। तो देखिए जो लभ्य का होता है अलभ्य, ये तो सही है, शेष का अशेष, शीर्ष का तल, शिष्ट का परिशिष्ट नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए आप सबको यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन आप सबका क्या हो गया हिंदी। अब इसके बाद 5 नंबर का आप सबका आता है इंग्लिश, ठीक है। और इंग्लिश में पैसेज आता है, पैसेज से 1-2 क्वेश्चन पूछा तो ग्रामर से, ठीक है। तो सबसे पहले आप सब क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे पैसेज। पैसेज हम आप सबको दिखा दे रहे हैं, आप सब आराम से इसको पढ़िएगा, ठीक है। देखिए 41 क्या है, कह रहा है कि विच कैप्टन गोट रन आउट इन द देखिए विच कैप्टन गोट रन आउट इन द एड्स बॉस्टन गेम। तो इसका आंसर क्या आप सब पाओगे जब पैसेज पढ़ोगे, जो रूट, ठीक है।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। वाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस। यहाँ रहेगा आप सबको क्या भरना है, मी। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो 42 का ऑप्शन भरा जाएगा ऑफ, यहाँ रहेगा ऑफ मी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा कि आई एम श्योर दैट प्रिंसिपल इन हिज रूम। ये तो आसान है, सब लोग इसको बना लोगे। ठीक है। तो 43 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, मस्ट बी इन हिज रूम। ठीक है, प्रिंसिपल मस्ट बी इन हिज रूम। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, एक क्वेश्चन केवल किससे पूछा गया, पैसेज से। इतना बड़ा पैसेज पढ़ेंगे एक क्वेश्चन, बाकी सबसे क्या पूछा जा रहा है, ग्रामर। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस। आर यू द मैनेजर, आई सेड। तो इसका इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है। तो 44 का क्या बन जाएगा, आई आस्क्ड हिम वेदर ही वाज द मैनेजर। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 और लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है, कह कि योर बॉडी यूजेस वाटर फॉर फैट। द वॉइस इन द एबव सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड इन। ठीक है। तो 45 का आंसर क्या बन जाएगा, वाटर इज यूज्ड फॉर फैट बट बाय योर बॉडी। ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। अब 5 नंबर का आप सबका आता है रीजनिंग। तो इसके बाद रीजनिंग, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से। आर्मी सैनिक से अगर संबंध करता तो गैलेक्सी किससे संबंध करता है। तो 46 का आंसर क्या बन जाएगा, सी, ग्रह से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 इसमें देखिए, एक तरफ कारण और उसका परिणाम बताना है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लगभग अभी तक जो जितने 6 प्रैक्टिस सेट करवाएं सब में एक क्वेश्चन आप सब देखे होंगे। तो इसमें बताना कि कौन सा कारण है और कौन सा उसका परिणाम है, इफेक्ट है। तो कह रहा कि गन्ने की फसल का अधिकांश भाग कीटों द्वारा प्रभावित हुआ था, जिसके कारण राज्य में किसानों को भारी नुकसान हुआ। ठीक। आगे क्या है, दूसरा कह रहा कि राज्य के किसान जो पहले गन्ने की खेती करते थे, अब इस वर्ष अब अंगूर की खेती की ओर मुड़ गए। तो रीजन कौन सा है, देखिए ये क्या होगा, ये रीजन होगा, तभी तो इसका प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा। किसानों का नुकसान हुआ था और नुकसान होने से वो अपना रास्ता दूसरा चुन लिए। तो पहला क्या है, पहला कारण है, दूसरा क्या उसका परिणाम है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, सब लोग बना लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 48 कर कि कई सरकारी अधिकारी अपना काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। ठीक है। तो कार्यवाही आप क्या करेंगे, कर कि भ्रष्ट कर्मचारियों को फंसाने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। क्या बात सही है। कर कि सरकारी कर्मचारियों पर लगे सभी भ्रष्टाचार के आरोप झूठे हैं, ऐसा क्या आप कह सकते नहीं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, देखिए, इन्हें सावधानी से पढ़े और निर्णय लें कि किस प्रकार से कार्रवाई तार्किक रूप से अनुसरण करती है। तो इसमें पहला केवल अनुसरण करता है ना, तो दूसरा तो गलत था, क्योंकि यहाँ पर आप सब देख सकते हैं सरकारी कर्मचारियों पर लगे सभी भ्रष्टाचार आरोप झूठे हैं, तो झूठे थोड़ी नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 4WX दिया है, कह रहा कि बाईं ओर से 7वां 8वां 15वें और 17वें अक्षर को एक सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाता है, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है। तो आप सब यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए किसका किसका। कह रहा कि बाईं ओर से बोल रहा है, तो बाईं ओर आपका इधर होगा, 1 2 3 4 5, नहीं 7वां अक्षर बोला, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या बन जाएगा, पी।
और ओ, फिर क्या बन रहा, 7वां 8वां फिर 15वां, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ई और 17, ई एच, ई एक ई एफ है, 1 मिनट, ई है, ठीक है। तो कह रहा कि को सार्थक समूह बनाने के लिए चुना जाता है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, इसका तीसरा अक्षर, ठीक है। तो इसमें सार्थक शब्द क्या बना सकते हैं, तो देखिए, तो क्या आप सबको HOPE, तो इसका सार्थक शब्द क्या बनेगा, होप, HOP, होप, ठीक है। तो इसका जो तीसरा अक्षर क्या मिलेगा आप सबको, P मिलेगा, ठीक है। एंगल निकालने वाला लगभग हर प्रैक्टिस सेट में आप सबको एक क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम फार्मूला बता देते हैं सेट करके। तो थीटा बराबर 11/2 EM माइनस 30EH, ठीक है। इस पे हम मान रख देंगे, EM का मतलब मिनट, तो मिनट के स्थान पर कितना रखेंगे 52, 30EH, EH के स्थान पर हावर, हावर के स्थान पर क्या लिखेंगे 4, बस गुणा भाग कर देंगे, आप सबका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आएगा, 166 आंसर आएगा। ये फार्मूला आप सबको सेट करके बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, तो ये कहाँ पर है, 51 का बन जाएगा आगरा में, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त आप सबको प्रमुख संस्थान बता देते हैं, ठीक है। जैसे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ, कोयम्बटूर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ, पणजी है, पणजी कहाँ, गोवा में। केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है, पुणे में। और केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान कहाँ है, बनारस में, ठीक है। ये प्रमुख संस्थान है, आप सबको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52, कह रहा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। आगे क्या है 53, कह रहा कि भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सा अकादमी जिम्मेदार है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है। तो संगीत अकादमी इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था, 31 मई 1952 को, 1952, 31 मई याद कर लेना। इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर है, दिल्ली में रविंद्र भवन में। ये किसके अधीन काम करता है, संस्कृत मंत्रालय के। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है, तो मोटर वाहन। आप जानते हैं मीथेन गैस कहाँ से निकलता है, जैसे धान के खेत से जहाँ पानी नहीं भरा हो, गन्ने के खेत से, पशुधन से भी मिलता है ना, जैसे गोबर हो गया, उसका खाद बनता है, ठीक है। तो मोटर वाहन से जहरीली गैस निकलती है, आप कह सकते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, CO कह सकते हैं, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब कहाँ से निकलती है, मोटर वाहनों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष है। देखिए सब इससे पहले मालपस थे, डेविड मालपस, लेकिन अब वर्तमान में अजय बंगा को बनाए गए हैं, ठीक है, जो कि 14वें नंबर के हैं, 14 नंबर के हैं, ठीक है। और अजय बंगा पहले मास्टर कार्ड के CEO भी रह चुके हैं, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, अजय बंगा आप सब याद कर लेना, ठीक है। 56 क्या है, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है। तो इसके अतिरिक्त आप सबको क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में। तो गैसीय हाइपोथेसिस, चेम्बरलिन और माल्टर सिद्धांत, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ज्वारीय हाइपोथेसिस और जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी सिद्धांत एक सुमेलित है। तो 56 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, B ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। मुद्रा बिल है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो राज्य की बात कर रहा है, केंद्र की बात नहीं कर रहा। तो राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष, जैसे आप सब जानते हैं कि मतलब लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कह सकता है कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, कौन सा नहीं होगा ना, ये कौन निर्णय लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसी प्रकार राज्यों में कौन लेगा? विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा कि अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? तो कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 58 का आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। आसफ उद्दौला साहब ने। कब बनवाया था? 1784 में, 1784 में बनवाया था। ठीक है। अच्छा, जो ये बड़ा इमामबाड़ा बना था, ये जब वहाँ पर सूखा पड़ा था, अकाल पड़ गया था, उसी के दौरान बना था। क्योंकि वहाँ पर सूखा पड़ा था तो लोगों के पास काम करने के लिए कोई काम था ही नहीं। तो वहाँ के जो अवध के जो नवाब थे आसफ उद्दौला साहब, ये क्या बोले कि इनसे जो मज़दूर लोग थे इनसे काम लिए थे, ये जो बड़ा इमामबाड़ा थे बनवाए थे, और जिसके बदले इन सबको मतलब पैसा देते थे, खाना पीना देते थे। ठीक है। तो अब देखिए दोनों काम हो गया, उनसे उनको काम भी मिल गया, रोज़गार भी मिल गया था और उनको पैसा भी मिल गया था। तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि कौन सा इमारत अकाल के समय बनवाया गया, तो आप बताएंगे बड़ा इमामबाड़ा। ठीक है। आगे क्या है? नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या थी? ठीक है। ये थोड़ा पुराना करंट अफेयर है। तो 59 का आंसर क्या बन जाएगा? ए, तीसरा रैंक था। अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय IMPO का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये करंट अफेयर के देश से लेकिन स्टेटिक्स भी बन गया है। तो 60 का आंसर क्या बन जाएगा? सी, IITM पुणे में किया गया इसका उद्घाटन। सी ऑप्शन। देश का कौन सा विश्वविद्यालय ज्योतिष OPD शुरू करने जा रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। ठीक है। तो 61 का ऑप्शन बन जाएगा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर? बनारस में है। ठीक है। हाल ही में किस पड़ोसी देश को भारत ने विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया? तो किसको आर्थिक सहायता दिया गया? तो श्रीलंका को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा कि स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 के लिए प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसको किसका मिला था? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को। ऑप्शन बन जाएगा सी। 31 जुलाई 2023 को किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया? तो किसको ये सम्मानित किया गया था? नरेंद्र मोदी, मतलब प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी को अभी हाल में बहुत सारा सम्मान मिला है। ठीक है। उसको आप सब याद कर लीजिए। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई? तो 65 का ऑप्शन बन जाएगा TN सेशन के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा कि उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में कौन सा पदक जीता था? तो 66 का आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन, रजत पदक। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के पहले साक्षरता म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। ये तो करंट की बात है लेकिन स्टेटिक्स भी बन जाएगा क्योंकि ये पहले की बात कर रहा है। पहला जो उत्तर प्रदेश में सब इम्पोर्टेंट है। तो 67 का आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन, लखनऊ में साक्षरता म्यूजियम। और यहीं पर और क्या बन रहा है? AI सिटी बन रहा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जा रहा है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 68 का सी, रायबरेली में। हाल ही में किस रॉकेट में उपयोग के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन रमन 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो किसका किया गया था? विक्रम 1। इसका नाम क्या था? विक्रम 1। क्वेश्चन नंबर 70 कर के जून 2023 में
किस राज्य ने पद्म विजेताओं को 10,000 रुपये की मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है? तो 70 का ऑप्शन बन जाएगा हरियाणा सरकार ने। अब दोस्तों इसके बाद आप सबको मिलेगा 10 क्वेश्चन, ठीक है, 5-5 हिंदी का, ठीक है। तो पहले आप सब क्वेश्चन को पढ़िएगा, आप सब पैसेज को रोक रोक कर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम आंसर बता दे रहे हैं। बच्चे की कमीज हिलाना व्यस्त करता है, बच्चे की, तो किसको व्यस्त करता है? सूझबूझ को। ऑप्शन पढ़ेंगे जब आप सब पैसेज को पढ़ेंगे ना तो आंसर आप सबको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा कि रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों नहीं आया? आप सब पैसेज पढ़े हैं तो बताइए रेल ड्राइवर को गुस्सा क्यों नहीं आया? तो 72 का ऑप्शन बन जाएगा कि बच्चे की जिंदगियां का सवाल था, ठीक है। तो बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। कह रहा कि टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा, क्या आया होगा? क्या गुस्सा आया होगा, क्या दुख, क्या शाबाशी, क्या निंदा, क्या भाव आया होगा? तो 73 का ऑप्शन में होगा शाबाशी देने का भाव। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चों के प्रति शाबाशी देने का भाव आया होगा। 74 लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? तो 74 का आंसर बन जाएगा परहित को, ऑप्शन डी बन जाएगा। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? तो बताइए, पैसेज आप पढ़े हैं तो इसका आंसर क्या बता रहे हैं? रेल के आने का समय हो रहा था, इसलिए बच्चे ने क्या देखा था? घड़ी। दूसरा पैसेज है, अच्छा आप सब अगर देखते होंगे पैसेज को, एक पैसेज थोड़ा नॉर्मल आता है, एक पैसेज का लेवल थोड़ा हाई होता है, ठीक है। तो 2 पैसेज आप सबको मिलेगा, एक तो आसान, एक तो कठिन। जैसे देखिए ये वाला थोड़ा आप सबके लिए हार्ड होगा। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ है, क्या चीज़ वहाँ पर है? क्योंकि वहाँ पर खेलों को राष्ट्र सम्मान है, ठीक है। और 77 गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, मे बी, क्या हो सकता है शीर्षक? तो खेलों का गिरता स्तर। खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, क्या कारण नहीं है? ये तो आप वैसे बता सकते हैं, ठीक है। क्या कारण नहीं है? खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। अच्छा बताइए, क्या अगर खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा, क्या खेल का स्तर गिरेगा? नहीं गिरेगा, बल्कि खेल का स्तर और ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? आपसी गुटबंदी होने का। और लास्ट क्वेश्चन हिंदी का, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, क्या चीज़? शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, कृषि। तो क्या चीज़ गद्यांश के अनुसार? ध्यान देना, गद्यांश के अनुसार देना, अपन अनुसार मत देना, ठीक है। तो खेल, ठीक है, खेल में, क्योंकि इसका मतलब उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। दोस्तों आप सबको 80 क्वेश्चन कैसा लगा? आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को आप सब लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।